नमस्कार। मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम। आचार्य चाणक्य ने एक बार कहा था कि शक्तियों का दुरुपयोग होने पर आम जनता तो क्या, साधु सन्यासी भी क्रुद्ध होने लगते हैं। वही स्थिति अब हमारे देश में देखने को मिल रही है। हर इस साल में जो एक बड़े न्यायविद कहे जाते हैं, बड़े ज्यूरिस्ट हैं, भारत के सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। सरकार उनको अटॉर्नी जनरल बनाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अटॉर्नी जनरल बनने से भी और सॉलिसिटर जनरल का दोबारा से कार्यकाल लेने से मना कर दिया था। वो अपने केसों के लिए जाने जाते हैं, अपनी दलीलों के लिए जाने जाते हैं और राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण भी देखने को मिलता है। जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय केस होता है तो फिर वो बिना किसी पैसे के उस केस को लड़ने के लिए आगे भी आते हैं। हर इस साल में साहब भारत की जुडिशरी की जो स्थिति है उससे बेहद ही नाराज है और बार बार वो अपनी नाराजगी का इजहार करते रहते हैं। सरकार को भी बार बार वो सुझाव देते रहते हैं कि किस तरीके से इस देश की न्यायपालिका को सुधारा जाए। साल्वे साहब ने एक बड़ा जो प्रस्ताव है वो सरकार को दिया है कि सरकार किस तरीके से जुडिशरी को सुधार सकती है और इसमें उन्होंने विपक्षी पार्टियों का भी आह्वान किया है कि उन पार्टियों को भी आपसी प्रतिद्वंदिता को छोड़कर देश हित में कम से कम इस एक मुद्दे पर तो एक बार फिर से साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर जुडिशरी का यही रवैया रहा तो इस देश में न संविधान बचेगा न ही लोकतंत्र बच पाएगा। इसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई है। साल्वे साहब ने कहा है कि भारत के संविधान के अनुसार जो कानून बनाने की शक्ति है वो संसद के पास है, यानी कि भारत में जो लॉ होता है वो लेजिस्लेचर बनाती है। जो भी लॉ है वो लेजिस्लेशन के बाद पास होता है और फिर वो कानून बनता है, लेकिन उस लॉ को लागू करने और उसके आधार पर जो व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है उसको दंडित करने का जो काम है संविधान ने न्यायपालिका को दे रखा है। लेकिन देश की जो न्यायपालिका है इस काम को करने की बजाय जो भी कानून लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जाता है उसका इंटरप्रिटेशन करने के नाम पर उसमें मॉडिफिकेशन कर देती है। अब ये जो लेजिस्लेशन का मॉडिफिकेशन है वही सबसे बड़ी समस्या है और इसकी बानगी आपको आए दिन देखने को मिलती है। अभी जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी स्पेशल कोर्ट में विशाल गोगने नाम के एक जज ने उनके खिलाफ जो ईडी की चार्जशीट थी या कंप्लेंट रिपोर्ट थी उसको स्वीकार करने से, कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया था, उसके पीछे भी यही वजह थी कि पीएमएलए का जो कानून है उसमें इंटरप्रिटेशन के नाम पर पिछले 2-3 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे मॉडिफिकेशन कर दिए हैं और उस मॉडिफिकेशन के तहत एक मॉडिफिकेशन या इंटरप्रिटेशन ये भी किया गया कि जब तक कोई प्रेडिकेटिव ऑफेंस नहीं होगा, यानी कि सीबीआई या पुलिस की कोई एफआईआर नहीं होगी, ईडी का रोल उस मामले में शुरू नहीं हो सकता है। इस तरीके के तमाम उदाहरण हैं और सबसे बड़ा उदाहरण तो भारत में जो अवैध रूप से कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है वो भी उसी जुडिशियल लेजिस्लेशन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यानी कि जो कॉलेजियम का सिद्धांत इस देश पर थोप दिया गया, कॉलेजियम की व्यवस्था जो थोप दी गई वो न तो संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर संसद का बनाया हुआ कोई कानून है और ना ही किसी ऐसे कानून की कोई व्याख्या ही है, बल्कि संवैधानिक उपबंधों का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने द्वारा एक अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया और उसके आधार पर कॉलेजियम की व्यवस्था देश पर थोप दी गई। ऐसा और भी बहुत सारे मामलों में हुआ है। एक बात तो यह भी कही जाती है कि भारत के संविधान में जितने संशोधन या जितने बदलाव संसद ने नहीं किए हैं उनसे ज्यादा बदलाव और संशोधन तो सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी ने कर दिए हैं, लेकिन वो कहीं भी बदलाव के तौर पर दिखाई नहीं देते हैं।
पर उन बदलावों की वजह से संविधान के जो अनुबंध है, उनकी जो व्याख्या है, वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। और ऐसा उदाहरण अभी पिछले दिनों भी देखने को मिला था, जब टीएन गवर्नर केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी आदेश में बांधने की कोशिश की थी, उनकी शक्तियों को कम करने की कोशिश की थी। उस मामले में भी जब बहस हुई थी तो हरीश साल्वे साहब ने सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट न तो एक शब्द जोड़ सकता है और ना ही एक शब्द घटा सकता है भारत के संविधान में से। ये जो जोड़ने और घटाने की शक्ति है, ये भी केवल और केवल संसद को मिली हुई है। साफ तौर पर हरीश साल्वे साहब ने उस पूरी सुनवाई के दौरान जिस तरीके से क्लास लगाई थी सुप्रीम कोर्ट की या फिर उस 5 जजों की बेंच की, कि ज्यादातर जज चुपचाप उनकी बातों को सुनते रहे थे, क्योंकि साल्वे साहब बड़े सीनियर वकील हैं। सीनियर वकील तो दूसरे भी हैं, लेकिन वो ज्यादातर नोट कमाने में अपनी बुद्धि और अपनी सीनियरिटी का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। साल्वे साहब ने साफ कर दिया है कि ये जो प्रवृत्ति है संविधान की मनमानी व्याख्या करने की और मनमाने ढंग से उसमें बदलाव करने की, इसको अगर रोका नहीं गया तो फिर ये पूरी तरीके से संविधान का मीनिंग ही बदल जाएगा। अभी देश की आजादी को 77 साल हो चुके हैं, लेकिन संविधान में बहुत सारी चीजों का मतलब जो 1950 में संविधान लागू हुआ था उस समय था, वो पूरी तरीके से बदल चुका है। वैसे तो कांग्रेस की सरकारों ने, खासकर इंदिरा गांधी ने बहुत सारे बदलाव किए थे, लेकिन इंदिरा, नेहरू और कांग्रेस की सभी सरकारों ने मिलाकर जो बदलाव किए हैं वो तो दिखाई देते हैं। सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी जिस तरीके से बदलाव करता है वो किसी को दिखते नहीं है, लेकिन उन्हीं का सबसे ज्यादा असर देश की जनता पर, देश के विकास पर, देश के लोकतंत्र पर और बाकी सभी चीजों में दिखाई देता है। एक बड़ा उदाहरण आप समझ सकते हैं, आर्टिकल 21 को लेकर जिस तरीके से मनमानी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है, या फिर आर्टिकल 19 जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाती है, उन सभी में जो कुछ लिखा हुआ है, जो कुछ लिटरल मीनिंग है, उसके बजाय उसका प्रभाव या उसके आधार पर जो फैसले दिए जाते हैं वो एकदम उलट होता है। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें 3 कंडीशन भी लगाई गई हैं। पहली कंडीशन है मोरालिटी, दूसरी कंडीशन है नेशनल पब्लिक या लॉ एंड ऑर्डर और तीसरी कंडीशन है पब्लिक हेल्थ। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा भी शामिल हो जाती है। लेकिन जब भी मौलिक अधिकारों के नाम पर किसी अपराधी को राहत दी जाती है तो इन सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटाकर अलग कर दिया जाता है। राहुल गांधी जैसे व्यक्ति के मामले में अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर छूट दी जाती है तो फिर जो रेस्ट्रिक्शन है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर, कि वो न तो नैतिकता के खिलाफ होनी चाहिए, न राष्ट्र के खिलाफ होनी चाहिए, न पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ होनी चाहिए, उन सारी चीजों को दरकिनार कर दिया जाता है, सारे रेस्ट्रिक्शंस को साइड कर दिया जाता है और ऐसा सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनमानी व्याख्या के तहत किया जाता है। इसलिए अब सरकार को साल्वे साहब का सुझाव मानते हुए जुडिशरी को साफ तौर पर कह देना चाहिए कि उनको संविधान में संशोधन करने की ये जो असंवैधानिक शक्ति उन्होंने प्राप्त कर ली है वो छोड़नी पड़ेगी। एक बड़ी बात और हो जाती है, जब इस तरीके की व्याख्या होती है तो वो जो भी आदेश होता है सुप्रीम कोर्ट का वो आगे जाकर नजीर बन जाता है, एक लॉ बन जाता है और जो सबऑर्डिनेट जो कोर्ट होते हैं वो उसको फॉलो करते हुए ही डिसीजन देते हैं। यही वजह है कि राहुल और सोनिया के मामले में पिछले 13 साल से जो कोर्ट किसी भी तरीके से ईडी के एक्शन पर, ईडी की कार्रवाई पर सवाल नहीं उठा रही थी, बल्कि उसकी कार्रवाई के आधार पर सम्मन भेज रही थी और उन सम्मन को हाई कोर्ट भी अपील कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा था। उसी एक स्पेशल कोर्ट ने अब उस पुराने केस का हवाला देते हुए जिस तरीके से सोनिया और राहुल को राहत देती है
और केवल यही मामला नहीं है, पीएमएलए के केस में भी जब केजरीवाल को जमानत दी गई थी, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन जैसे लोगों को भी जमानत दी गई थी, तब भी इसी तरीके से जो संसद के बनाए हुए कानून हैं उसमें असंवैधानिक और असंसदीय तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या करने के नाम पर मॉडिफिकेशन कर दिया, उसकी वजह से ही इन अपराधियों को छूट मिल पाई। एक और उदाहरण अभी सामने आया महुआ मोइत्रा का। इस मामले में भी यही देखने को मिला कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकपाल ने परमिशन दी थी सीबीआई को जांच करने के लिए, लेकिन उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया और हाई कोर्ट ने यह कहा है, जो दलील दी गई थी महुआ मोइत्रा के द्वारा, कि लोकपाल ने उनको सुनवाई का अधिकार नहीं दिया है, जबकि लोकपाल एक केवल सैंक्शनिंग अथॉरिटी है और बड़े ही आंदोलन के बाद भारत में लोकपाल लागू हुआ और उस पर जो लोकपाल हैं वो पूर्व सुप्रीम कोर्ट के ही एक रिटायर्ड जज हैं। उन्होंने बड़े सोच समझकर ये परमिशन दी थी, क्योंकि महुआ मोइत्रा का जो केस फॉर क्वेश्चन या क्वेरी वाला घोटाला है, जिसमें उसने अपने पासवर्ड वगैरह एक उद्योगपति को दे दिए थे और उसकी तरफ से सवाल पूछे गए थे संसद में, उसको लेकर साफ तौर पर संसद की भी जो जांच कमेटी थी उसने भी महुआ मोइत्रा को दोषी पाया था। तो इसलिए वहां सवाल ही नहीं उठता था कि उस मामले में किसी तरीके से महुआ मोइत्रा की दलीलें सुनी जाती, और वो जांच का विषय है, जांच होगी, चार्जशीट फाइल होगी, तब महुआ मोइत्रा को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट ने वहां दखलंदाजी करते हुए ये कह दिया कि लोकपाल को महुआ मोइत्रा को सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए था। यानी कहने का मतलब यह है कि संसद से आप बड़े आंदोलनों के द्वारा भी जनता के दबाव के बावजूद कड़े से कड़ा कानून बना लीजिए, लेकिन अपराधियों को सजा तब तक नहीं हो सकती जब तक सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी न चाहे। और अगर जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज या फिर उनके सामने खड़े हुए सिब्बल सिंघवी टाइप के अगर वकील नहीं चाहते हैं, तो भी किसी व्यक्ति को सजा नहीं हो सकती है, चाहे कितना भी सख्त कानून क्यों ना हो, क्योंकि उन कानूनों का अंतिम तौर पर जो इंटरप्रिटेशन करने का, जो उनकी मनमानी व्याख्या करने का अधिकार है, वो जुडिशरी के पास है। और इसीलिए साल्वे साहब ने कहा कि अब इस मामले में जुडिशरी की ताकत को सही तरीके से डिफाइन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों को भी इस पर सरकार का साथ देना चाहिए, क्योंकि देश कानून के हिसाब से चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कहता है कि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ के अनुसार ही काम होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता तो देखने में यह मिलती है कि देश में रूल ऑफ लॉ नहीं बल्कि रूल ऑफ लॉयर चल रहा है। ये जो जज होते हैं ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, वो लॉयर ही होते हैं, और हाई कोर्ट के जज तो रिटायर होने के बाद फिर से लॉयर बन जाते हैं। यानी कि इस देश पर रूल ऑफ लॉयर ही चल रहा है। सिब्बल सिंघवी जैसे जो वकील हैं, प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे टाइप के जो वकील होते हैं, शांति भूषण थे, इसी तरीके से जो राम जेठमलानी या फली नरीमन टाइप के जो वकील हुआ करते थे, ये जजों को डिक्टेट करते हैं, जजों को अपने हिसाब से फैसले ये लोग लिखवाते हैं। और बार बार ये देखने को मिलता है, बहुत थोड़े ऐसे जज होते हैं जो ईमानदारी से संविधान के अनुरूप, कानूनों के अनुरूप और निष्ठा पूर्वक फैसले लेते हैं। अन्यथा ज्यादातर केसेस में तो वकीलों के हिसाब से फैसले लिखे जाते हैं। ये सब तभी टूट सकता है जब सरकार सख्त कदम उठाए और विपक्ष भी सरकार का साथ दे। इसके साथ साथ साल्वे साहब ने फिर से अपनी पुरानी मांग भी दोहरा दी है कि एनजेएसी का जो मामला खारिज किया गया था, कानून खारिज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सरकार को जल्दी से जल्दी एनजेएसी की रिव्यू पिटीशन फाइल करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जितना ज्यादा समय जाएगा उतनी ही ज्यादा परिस्थितियां खराब होती जाएंगी।
आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यशवंत वर्मा के मामले में भी यही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, जांच कमेटी बन चुकी है, जांच कमेटी उसको अपने सामने पेश होने का आदेश भी दे चुकी है। दूसरी तरफ यशवंत वर्मा मुकुल रोहतगी को वकील लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और मांग करता है कि यहाँ टेक्निकल फॉल्ट हो गया है। अगर टेक्निकल फॉल्ट हुआ भी है तो सुप्रीम कोर्ट को उस मामले में नोटिस जारी करने की बजाय यशवंत वर्मा की याचिका खारिज करनी चाहिए थी। लेकिन जब वो सरकार का कोई मामला होता है, अपराधी के पक्ष में फैसला लेना होता है, तो सुप्रीम कोर्ट छोटी छोटी बारीकियों को भी नजर रखता है। लेकिन जब राष्ट्र का मामला हो, अपराधियों को सजा देने की बात हो, वहां पर बेनिफिट ऑफ डाउट जो होता है वो अपराधी को दे दिया जाता है। ये जो कंसेप्ट हमारे देश में चल रहे हैं, इन सब की वजह से भी आज लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जुडिशरी आज पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव पर और लेजिस्लेचर पर हावी होती हुई दिख रही है, जो स्थिति बेहद चिंताजनक है। और इसी वजह से साल्वे साहब ने एक बार सरकार से फिर मांग की है कि सरकार एक तो एनजेएसी का रिव्यू पिटीशन जल्दी से जल्दी फाइल करे, और दूसरे ये जो मनमानी व्याख्या करने का एक चलन चल रहा है जुडिशरी में, उसको रोकने का भी विपक्ष को साथ लेकर एक बड़ा प्रयास किया जाए। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या आप साल्वे साहब की इन डिमांड से सहमत हैं? क्या आप चाहते हैं कि इस देश की जुडिशरी में बदलाव आए और ये जो कॉलेजियम जैसी व्यवस्था है ये दूर हो? अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।